क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कोई एक इंसान आपके पूरे दिन का मूड खराब कर देता है? किसी ने कुछ कह दिया और आप घंटों उसी बात के बारे में सोचते रहे। किसी ने आपको इग्नोर कर दिया और आपने बार बार अपना फोन चेक किया। किसी ने आपकी आलोचना कर दी और आप खुद को साबित करने में लग गए। किसी ने आपकी बात नहीं मानी और आपका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। और सबसे बड़ी बात, कई बार सामने वाला सिर्फ एक सेंटेंस बोलता है, लेकिन उसकी वजह से आपके दिमाग में पूरी रात कन्वर्सेशन चलती रहती है। आप सोचते हैं, मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या मैंने कुछ गलत किया। यही इमोशनल रिएक्टिविटी है और इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है। हर क्रिटिसिज्म का जवाब जरूरी नहीं। हर प्रोवोकेशन का जवाब जरूरी नहीं। हर रिजेक्शन को पर्सनली लेना जरूरी नहीं। हर मिसअंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं। और सबसे जरूरी, हर इमोशन पर एक्शन लेना जरूरी नहीं। क्योंकि जिस दिन आप अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, उसी दिन आप अपनी पावर वापस लेना शुरू कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस बुकिश में। आज हम बात करेंगे आर्चर वेल्स की किताब रिएक्ट टू नथिंग की, जिसका कोर मैसेज है रिएक्ट कम करो, कंट्रोल ज्यादा करो। इस समरी में हम समझेंगे कि इमोशनल कंट्रोल कैसे डेवलप करें, अप्रूवल की जरूरत से कैसे बाहर निकलें, बाउंड्रीज कैसे सेट करें, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें और कैसे ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप करें जिसे कोई भी छोटी सी बात हिला ना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग क्या कहेंगे, कौन हमें पसंद करेगा, कौन हमें रिजेक्ट करेगा, कौन हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, कौन हमारे पीछे क्या बोलेगा, किसी सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। लेकिन हम एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी रिएक्शन। मान लीजिए किसी ने आपको रास्ते में देखकर इग्नोर कर दिया। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, इसने मुझे इग्नोर क्यों किया, क्या ये मुझे पसंद नहीं करता, मैंने ऐसा क्या कर दिया, और फिर आप पूरे दिन उसी बात को सोचते रहिए। दूसरा ऑप्शन, शायद उसके पास कोई रीजन होगा, मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी जरूरी नहीं। बस सिचुएशन वही है, लेकिन आपकी मेंटल स्टेट बदल गई। यही इमोशनल फ्रीडम है। अक्सर हम अपनी एनर्जी उस चीज पर खर्च करते हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और फिर कहते हैं मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूं। स्ट्रेस हमेशा सिचुएशन से नहीं आता। कई बार स्ट्रेस इस बात से आता है कि हम ऐसी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिन्हें कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। इसलिए पहला रूल है कंट्रोल द कंट्रोलेबल। आपका बिहेवियर आपके कंट्रोल में है, आपकी मेहनत आपके कंट्रोल में है, आपका रिस्पॉन्स आपके कंट्रोल में है, लेकिन दूसरे व्यक्ति की ओपिनियन आपके कंट्रोल में नहीं है। और जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए अपनी मेंटल पीस सैक्रिफाइस करना समझदारी नहीं है। चैप्टर 2, रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फर्क। एक रिएक्शन ऑटोमेटिक होती है, एक रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। कोई आपको इंसल्ट करता है, रिएक्शन कहती है अभी जवाब दे, लेकिन रिस्पॉन्स कहता है रुको, पहले डिसाइड करो कि जवाब देना भी जरूरी है या नहीं। यही छोटा सा पॉज आपकी पर्सनैलिटी बदल सकता है। जब इमोशन हाई होता है तब हमारा दिमाग अक्सर शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन चाहता है। आपको गुस्सा आया, आपने तुरंत मैसेज भेज दिया, कुछ देर के लिए आपको अच्छा लगा, लेकिन बाद में रिग्रेट हुआ। यही प्रॉब्लम है। इमोशन आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए पुश करता है, लेकिन विजडम आपको पॉज करना सिखाती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको प्रोवोक करे, तुरंत जवाब मत दीजिए। एक सांस लीजिए, कुछ सेकंड्स रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मेरा जवाब इस सिचुएशन को बेहतर बनाएगा? अगर आंसर है नहीं, तो साइलेंस भी एक आंसर है। चैप्टर 3, इमोशन को दबाना नहीं, समझना है रिएक्ट टू नथिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको इमोशनलेस इंसान बन जाना है। आपको गुस्सा आएगा, आपको दुख होगा, आपको जेलसी होगी, आपको डर लगेगा, आपको रिजेक्शन हर्ट करेगी। यह सब नॉर्मल है। प्रॉब्लम इमोशन में नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इमोशन आपका ड्राइवर बन जाता है। गुस्सा आया और आपने बोल दिया, दुख हुआ और आपने खुद को आइसोलेट कर लिया, जेलसी हुई और आपने दूसरे को नीचे दिखाना शुरू कर दिया, फियर आया और आपने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी।
इमोशन को फील करना गलत नहीं है, लेकिन इमोशन के आधार पर हर डिसीजन लेना गलत हो सकता है। इसलिए एक पावरफुल हैबिट डेवलप कीजिए, फील इट और ऑब्जर्व इट देन चूज। जब गुस्सा आए तो खुद से कहिए, मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं। ये मत कहिए, मैं गुस्सा हूं, क्योंकि पहली सेंटेंस में इमोशन आपके पास है, दूसरी सेंटेंस में इमोशन आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। आप इमोशन नहीं हैं, आप वह व्यक्ति हैं जो इमोशन को ऑब्जर्व कर सकता है। चैप्टर 4, ट्रिगर को पहचानिए। हर व्यक्ति के कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। किसी को क्रिटिसिज्म ट्रिगर करता है, किसी को रिजेक्शन, किसी को डिसरिस्पेक्ट, किसी को बीइंग इग्नोर्ड, किसी को कंपैरिजन, किसी को फेलियर। और कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हमें ट्रिगर क्या करता है। इसलिए अपनी रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। जब भी आप अनयूजुअली एंग्री, एंग्जायस या इनसिक्योर महसूस करें, खुद से पूछिए, असल में हुआ क्या? मुझे किस बात ने ट्रिगर किया? क्या मुझे सिचुएशन हर्ट कर रही है या मेरी इंटरप्रिटेशन? उदाहरण के लिए आपने अपने दोस्त को मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं किया। फैक्ट क्या है? उसने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन आपका माइंड कहानी बनाता है, वह मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद उसे मेरी ज़रूरत नहीं, शायद वह किसी और को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ध्यान दीजिए, फैक्ट छोटा था, स्टोरी बड़ी थी। हमारी इमोशनल सफरिंग का बड़ा हिस्सा रियलिटी से नहीं, रियलिटी के बारे में बनाई गई कहानी से आता है। इसलिए फैक्ट और इंटरप्रिटेशन को अलग करना सीखिए। चैप्टर 5, हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद करो। अगर आपकी हैप्पीनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि दूसरे लोग आपको कितना पसंद करते हैं, तो आपकी हैप्पीनेस आपके हाथ में नहीं है। किसी ने तारीफ की, आप खुश। किसी ने क्रिटिसाइज किया, आप अपसेट। किसी ने आपको इंपॉर्टेंस दी, आप कॉन्फिडेंट। किसी ने इग्नोर किया, आप इनसिक्योर। इसका मतलब आपकी सेल्फ वर्थ बाहर के लोगों के हाथ में है, और यही अप्रूवल सीकिंग की प्रॉब्लम है। आप हाँ कहते हैं जबकि अंदर से नहीं कहना चाहते हैं। आप अपनी ओपिनियन बदल देते हैं क्योंकि सामने वाला डिसएग्री कर रहा है। आप अपनी बाउंड्रीज छोड़ देते हैं क्योंकि आपको डर है कि दूसरा व्यक्ति नाराज हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर हर कोई आपसे खुश है तो शायद आप खुद से पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं है। आपका काम हर व्यक्ति को इम्प्रेस करना नहीं है, आपका काम अपने वैल्यूज के अनुसार जीना है। चैप्टर 6, नो कहना सीखिए। एक मजबूत पर्सनैलिटी की पहचान सिर्फ यह नहीं कि वह क्या करती है, यह भी है कि वह किस चीज को करने से मना करती है। नो कहना सेल्फिश होना नहीं है। नो आपकी बाउंड्री हो सकती है। अगर कोई बार बार आपका टाइम वेस्ट करता है, नो। अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, नो। अगर कोई आपसे ऐसी चीज चाहता है जो आपके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, नो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम नो के बाद 10 मिनट एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि एक्चुअली मेरी सिचुएशन। आप बुरा मत मानना, आपको हर बाउंड्री के साथ कोर्टरूम में डिफेंस देने की जरूरत नहीं है। सिंपल आंसर भी पर्याप्त है, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। बस आपकी बाउंड्री वैलिड होने के लिए सामने वाले की अप्रूवल जरूरी नहीं है। चैप्टर 7, अपने दिमाग की हर बात पर विश्वास मत करो। हमारा माइंड लगातार बातें करता रहता है। तुम इनफ नहीं हो, लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम फेल हो जाओगे, उसने तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हें खुद को प्रूव करना होगा। लेकिन हर थॉट फैक्ट नहीं होता। थॉट सिर्फ थॉट है। आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, इसका मतलब यह सच नहीं है। इमेजिन कीजिए आपको प्रेजेंटेशन देनी है। माइंड कहता है सबके सामने गलती हो जाएगी। अब अगर आपने इस थॉट को ट्रुथ मान लिया तो एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने कहा यह सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, फैक्ट नहीं, तो आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। इसलिए अपने इनर वॉइस को ट्रेन कीजिए। अपने आप से ऐसे बात कीजिए जैसे आप अपने किसी अच्छे दोस्त से बात करते। गलती हुई, मैं सीख सकता हूं। रिजेक्शन मिला, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वर्थलेस हूं। फेलियर हुआ, ये फीडबैक है, आइडेंटिटी नहीं। आपका इनर डायलॉग आपकी कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन बनता है। चैप्टर 8, ओवर एक्सप्लेनिंग बंद करो। जब हम इनसिक्योर होते हैं तो हम खुद को बार बार एक्सप्लेन करते हैं। क्यों देर हुई, क्यों ये डिसीजन लिया, क्यों ये काम नहीं किया, क्यों हमने किसी इन्विटेशन को रिजेक्ट किया। लेकिन जितना ज्यादा आप खुद को अननेसेसरी एक्सप्लेन करते हैं, उतना ही आप वैलिडेशन मांगते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कभी एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। जहां क्लैरिफिकेशन जरूरी है वहां जरूर बोलिए, लेकिन जहां सिर्फ अप्रूवल चाहिए वहां रुक जाइए। एक मैच्योर व्यक्ति यह समझता है कि हर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना जरूरी नहीं। कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, उन्हें गलत समझने दीजिए। क्योंकि अगर आपकी पूरी जिंदगी लोगों को कन्विंस करने में निकल गई कि आप अच्छे हैं,
तो आप अपनी जिंदगी कब जिएंगे? चैप्टर 9, स्ट्रैटेजिक साइलेंस। साइलेंस का मतलब वीकनेस नहीं है। साइलेंस कई बार सेल्फ कंट्रोल है। कोई आपको प्रोवोके कर रहा है, वह चाहता है कि आप इमोशनल हो जाएं। अगर आप तुरंत रिएक्ट करते हैं तो आपने उसे कंट्रोल दे दिया, लेकिन अगर आप काम रहते हैं तो कंट्रोल आपके पास रहता है। ध्यान रखिए, साइलेंस का उद्देश्य दूसरे व्यक्ति को पनिश करना नहीं होना चाहिए। साइलेंस का उद्देश्य खुद को रेगुलेट करना होना चाहिए। यही हेल्दी साइलेंस है। आप किसी से बात इसलिए बंद नहीं करते कि उसे सफ़र कराया जाए। आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से इसलिए बाहर निकलते हैं क्योंकि आपकी पीस ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनिपुलेशन के लिए साइलेंस इस्तेमाल करना अलग बात है, सेल्फ कंट्रोल के लिए साइलेंस इस्तेमाल करना अलग बात है। चैप्टर 10, बाउंड्रीज बिना गिल्ट के। बाउंड्री का मतलब है आप मेरे साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं और कैसे नहीं। अगर कोई बार बार आपकी इंसल्ट करता है तो आपको उसे टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई बार बार आपकी टाइम और एनर्जी का मिसयूज़ करता है तो आपको डिस्टेंस बनाने का अधिकार है। अगर कोई आपके नो का सम्मान नहीं करता तो आपकी बाउंड्री और मजबूत होनी चाहिए। लेकिन बाउंड्री सिर्फ बोलने से नहीं बनती। बाउंड्री की असली पावर कंसिस्टेंसी में है। अगर आपने कहा, अगर आप इस तरह बात करेंगे तो मैं कन्वर्सेशन खत्म कर दूंगा, तो अगली बार वैसा ही होने पर कन्वर्सेशन खत्म भी करनी होगी, वरना आपकी बाउंड्री सिर्फ थ्रेड बनकर रह जाएगी। याद रखिए, बाउंड्री वह नहीं जो आप दूसरों से कहते हैं, बाउंड्री वे है जिसे आप लगातार एनफोर्स करते हैं। चैप्टर 11, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फ़र्क। सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है मैं खुद की वैल्यू समझता हूँ। ईगो कहता है सबको मेरी वैल्यू समझनी ही चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट शांत होती है, ईगो को प्रूव करना पड़ता है। सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है अगर ये रिलेशनशिप मेरे लिए हेल्दी नहीं है तो मैं पीछे हट सकता हूँ। ईगो कहता है मैं उसे दिखाऊंगा कि उसने क्या खोया। सेल्फ रिस्पेक्ट मूव ऑन करती है, ईगो रिवेंज सोचता रहता है। इसलिए जब भी आप किसी सिचुएशन से निकल रहे हों, खुद से पूछिए मैं ये अपने पीस के लिए कर रहा हूं या अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। यह सवाल आपको कई गलत डिसीजंस से बचा सकता है। चैप्टर 12, कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं करने से आता है। बहुत लोग कॉन्फिडेंस का इंतज़ार करते हैं। जब मेरा कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं बोलूँगा, जब मैं रेडी महसूस करूँगा तब बिजनेस शुरू करूँगा, जब मुझे डर नहीं लगेगा तब स्टेज पर जाऊँगा। लेकिन कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, अक्सर कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। आपने डर के बावजूद प्रेजेंटेशन दी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। आपने जिम में लगातार जाना शुरू किया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। आपने मुश्किल कन्वर्सेशन की, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। आपने एक बाउंड्री रखी और उसे मेंटेन किया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। यानी कॉन्फिडेंस कोई मैजिकल फीलिंग नहीं है, कॉन्फिडेंस एविडेंस से बनता है। जब आपका माइंड बार बार देखता है कि मैंने कहा था कि मैं करूँगा और मैंने किया, तब सेल्फ ट्रस्ट बनती है, और सेल्फ ट्रस्ट ही कॉन्फिडेंस की असली नींव है। चैप्टर 13, कॉम्पिटेंस बेस्ड कॉन्फिडेंस। ऐसा कॉन्फिडेंस जो सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस पर बना हो बहुत फ्रेजाइल हो सकता है, लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस जो कॉम्पिटेंस पर बना हो ज़्यादा मजबूत होता है। अगर आप किसी स्किल में जेन्युइनली अच्छे हैं तो आपको हर समय लोगों से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का प्रैक्टिकल तरीका है, अपने स्किल्स बढ़ाइए, कम्युनिकेशन सीखिए, फिटनेस इंप्रूव कीजिए, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाइए, अपने प्रोफेशन में बेहतर बनिए, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव कीजिए, पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना आप कैपेबल बनते हैं उतना ही आपको खुद पर भरोसा होता है। इसलिए कॉन्फिडेंस के पीछे मत भागिए, कैपेबिलिटी के पीछे भागिए, कॉन्फिडेंस खुद पीछे आएगा। चैप्टर 14, कंपैरिजन की आदत छोड़िए। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को बहुत आसान बना दिया है। आप अपना ऑर्डिनरी डे किसी और के हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं। वह ट्रैवल कर रहा है, वह पैसा कमा रहा है, वह सक्सेसफुल है, वह फिट है, वह रिलेशनशिप में खुश है, और आप सोचते हैं मैं पीछे रह गया। लेकिन आप किसी की पूरी जिंदगी नहीं देख रहे, आप सिर्फ उसका सिलेक्टेड वर्जन देख रहे हैं। इसलिए कंपैरिजन का सही तरीका है आज के आपको कल के आप से कंपेयर करो। क्या आज आप ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं? क्या आज आप ज़्यादा काम हैं? क्या आज आप अपनी इमोशंस को बेहतर कंट्रोल करते हैं? क्या आज आप पहले से बेहतर कम्युनिकेट करते हैं? अगर हाँ, तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपको हर किसी से आगे निकलने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने पुराने वर्जन से आगे निकलना है। चैप्टर 15, जब सब रिएक्ट कर रहे हों तब काम रहिए, एक
कमरे में 10 लोग पैनिक कर रहे हों और एक व्यक्ति कामली सिचुएशन को समझ रहा हो। सबसे पावरफुल व्यक्ति अक्सर वही होता है। क्यों? क्योंकि काम माइंड ज्यादा क्लियरली सोचता है। जब आप इमोशनल होते हैं तो आपका अटेंशन प्रॉब्लम पर अटक जाता है, लेकिन काम होने पर आप ऑप्शंस देख पाते हैं। इसलिए क्राइसिस में खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, असल प्रॉब्लम क्या है? दूसरा, मेरे कंट्रोल में क्या है? तीसरा, अभी सबसे यूजफुल नेक्स्ट स्टेप क्या है? बस आपको पूरी जिंदगी का सॉल्यूशन उसी मोमेंट में नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अगला सही कदम चाहिए। चैप्टर 16। रिजेक्शन को पर्सनल मत बनाइए। रिजेक्शन पेनफुल होती है, लेकिन रिजेक्शन हमेशा आपकी वर्थ का मेजरमेंट नहीं होती। किसी जॉब ने आप रिजेक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप इनकेपेबल हैं। किसी व्यक्ति ने रिलेशनशिप रिजेक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप अनलवेबल हैं। किसी ने आपके आइडिया को पसंद नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आइडिया या आप वर्थलेस हैं। कई बार रिजेक्शन सिर्फ मिसमैच होती है। रॉन्ग टाइमिंग, रॉन्ग पर्सन, रॉन्ग एनवायरनमेंट, रॉन्ग अपॉर्चुनिटी। इसलिए रिजेक्शन के बाद खुद से पूछिए, इससे मैं क्या सीख सकता हूं, न कि मेरे अंदर क्या खराब है। यह छोटा बदलाव आपकी इमोशनल रिकवरी को बहुत बदल सकता है। चैप्टर 17। अपनी एनर्जी वापस लो। आपके पास लिमिटेड अटेंशन है, लिमिटेड इमोशनल एनर्जी है, लिमिटेड टाइम है, लेकिन हम अक्सर इसे ऐसे लोगों और सिचुएशंस पर खर्च कर देते हैं जो हमारे फ्यूचर को इम्प्रूव नहीं करते। आपका दिन खत्म हो जाता है, लेकिन आपने क्या किया? किसी के मैसेज का इंतजार, किसी की ओपिनियन के बारे में सोचना, पुरानी आर्ग्यूमेंट को याद करना, सोशल मीडिया कमेंट्स पढ़ना, दूसरों से कंपेयर करना, और फिर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। कई बार प्रॉब्लम टाइम की नहीं होती, प्रॉब्लम अटेंशन की होती है। आप जहां अटेंशन देते हैं वहीं आपकी एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वहीं आपकी लाइफ बनती है। इसलिए अपने अटेंशन की सिक्योरिटी गार्ड खुद बनिए। हर व्यक्ति को अपने दिमाग में परमानेंट एक्सेस मत दीजिए, हर प्रॉब्लम को मेंटल स्पेस मत दीजिए, हर ओपिनियन को इंपॉर्टेंस मत दीजिए, हर आर्ग्यूमेंट में उतरना जरूरी नहीं। चैप्टर 18। द अल्टीमेट फ्रीडम, नीड नथिंग इस किताब की सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक है। जब आपको बाहरी वैलिडेशन की जरूरत कम होती जाती है, तब आपकी फ्रीडम बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी की जरूरत नहीं। हम इंसान हैं, हमें रिलेशनशिप्स चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें कनेक्शन चाहिए, लेकिन डिफरेंस ये है, मुझे तुम्हारा प्यार अच्छा लगता है, तुम्हारा प्यार नहीं मिला तो मैं टूट जाऊंगा। पहले में चॉइस है, दूसरे में डिपेंडेंसी। जब आप इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं तो आप डरते हैं, अगर ये व्यक्ति चला गया तो, अगर लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन जब सेल्फ ट्रस्ट डेवलप होती है तो माइंडसेट बदलता है। अगर ये चीज मिली तो अच्छा है, अगर नहीं मिली तो भी मैं संभाल लूंगा। यही इमोशनल स्ट्रेंथ है। नीडलेस, चूज बेटर। आप किसी को प्यार कर सकते हैं बिना खुद को खोए, आप किसी की रिस्पेक्ट कर सकते हैं बिना अप्रूवल मांगे, आप किसी रिलेशनशिप को वैल्यू कर सकते हैं बिना अपनी आइडेंटिटी सैक्रिफाइस किए, और आप किसी रिजेक्शन से हर्ट हो सकते हैं लेकिन फिर भी आगे बढ़ सकते हैं। यही पावर है। अब पूरी किताब को एक सिंपल सिस्टम में समझते हैं। जब भी जिंदगी में कोई इमोशनल सिचुएशन आए, इन 7 स्टेप्स को याद रखिए। स्टेप 1, स्टॉप। तुरंत रिएक्शन मत दीजिए, पॉज कीजिए, कुछ सेकंड्स भी काफी हैं। नोटिस आप क्या महसूस कर रहे हैं, एंगर, फियर, जेलसी, एम्बैरेसमेंट, रिजेक्शन। इमोशन का नाम लीजिए। स्टेप 3, सेपरेट फैक्ट फ्रॉम स्टोरी। क्या हुआ और आपका माइंड उसके बारे में क्या कहानी बना रहा है, दोनों अलग कीजिए। स्टेप 4, आस्क व्हाट यू कंट्रोल। क्या यह सिचुएशन आपके कंट्रोल में है? अगर नहीं तो अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। स्टेप 5, चूज द रिस्पॉन्स। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बाउंड्री रखनी है, या सिंपली आगे बढ़ जाना है। स्टेप 6, एक्ट अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज। आपका डिसीजन आपकी एंगर से नहीं, आपके प्रिंसिपल्स से आना चाहिए। स्टेप 7, लेट गो। जो हो गया उसे बार बार मेंटली रिप्ले मत कीजिए, लेसन रखिए। इमोशनल बैगेज छोड़ दीजिए। लाइफ में इसे कैसे अप्लाई करें? मान लीजिए आपका बॉस आपकी क्रिटिसिज्म करता है। पहली रिएक्शन, उन्हें मेरी मेहनत दिखती ही नहीं। रुकिए, फैक्ट देखिए, क्या क्रिटिसिज्म में कुछ वैलिड है? अगर है, सीखिए, अगर नहीं तो पर्सनली मत लीजिए। अब रिलेशनशिप का एग्जाम्पल, आपने पार्टनर को मैसेज किया और रिप्लाई देर से आया। पहली रिएक्शन, वह मुझे इग्नोर कर रहा है। रुकिए, फैक्ट रिप्लाई लेट है, बस बाकी सब असेसमेंट्स हैं। अपने माइंड को कहानी बनाने से रोकिए। अब सोशल मीडिया का एग्जाम्पल, किसी ने आपकी वीडियो पर नेगेटिव कमेंट किया। पहली रिएक्शन, मुझे
उसे जवाब देना चाहिए। लेकिन सवाल है, क्या उस कमेंट का जवाब आपकी ज़िंदगी बेहतर करेगा? अगर नहीं, स्क्रॉल, मूव ऑन एन। आपकी अटेंशन उससे ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब एक पर्सनल इंसल्ट का एग्जाम्पल। कोई आपको कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, उसे प्रूव करने में अगले 5 साल लगा दीजिए। दूसरा, कुछ मत कहिए, काम कीजिए और अपना रिजल्ट बोलने दीजिए। क्योंकि कई बार सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है नो रिस्पॉन्स, जस्ट रिजल्ट्स। द टीज डे रिएक्ट टू नथिंग चैलेंज। अब अगर आप इस किताब की लर्निंग को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चाहते हैं तो अगले 30 दिनों के लिए एक चैलेंज लीजिए। पहले 7 दिन ऑब्जर्व, सिर्फ अपनी रिएक्शंस नोटिस कीजिए। किस बात पर गुस्सा आता है, किस बात पर इनसिक्योरिटी होती है, किसकी अप्रूवल चाहिए, किस सिचुएशन में आप ओवरथिंक करते हैं। कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस चेंज की शुरुआत है। अगले 7 दिन पॉज। अब हर इमोशनल ट्रिगर पर पॉज कीजिए। गुस्सा आया, रुकिए। रिप्लाई करने का मन हुआ, रुकिए। आर्ग्यूमेंट करने का मन हुआ, रुकिए। डिसीजन लेने का मन हुआ, रुकिए। आपका गोल इमोशन को खत्म करना नहीं है, आपका गोल इमोशन और एक्शन के बीच स्पेस बनाना है। अगले 7 दिन बाउंड्रीज। अब 3 बाउंड्रीज तय कीजिए। किस बिहेवियर को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किस चीज़ को अब नो कहेंगे, किस व्यक्ति या सिचुएशन से हेल्दी डिस्टेंस ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी, अपनी बाउंड्री को कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। आखिरी 9 दिन बिल्ड योरसेल्फ। अब अपनी एनर्जी दूसरों की रिएक्शन से हटाकर खुद पर लगाइए। एक्सरसाइज, रीडिंग, स्किल डेवलपमेंट, करियर, बिजनेस, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप्स, और सबसे ज़रूरी, सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि जब आपका अपना जीवन मीनिंगफुल हो जाता है तब दूसरों की छोटी छोटी ओपिनियंस की पावर कम होने लगती है। सबसे बड़ा लेसन इस किताब को सिर्फ किसी को जवाब मत दो वाली किताब समझना बहुत बड़ी गलती होगी। रिएक्ट टू नथिंग का असली मतलब है अपनी इमोशनल स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में मत दो। अगर कोई आपको प्रेस करता है और आप ऊपर चले जाते हैं, उसके पास पावर है। अगर कोई आपको इंसल्ट करता है और आप टूट जाते हैं, उसके पास पावर है। अगर कोई आपको इग्नोर करता है और आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, उसके पास पावर है। अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है और आप खुद को वर्थलेस समझने लगते हैं, उसके पास पावर है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन अपनी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता हूं, तब पावर वापस आपके पास आ जाती है। यही इमोशनल इंडिपेंडेंस है। जिंदगी में लोग आपको ट्रिगर करेंगे, कुछ आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, कुछ आपकी क्रिटिसिज्म करेंगे, कुछ आपको रिजेक्ट करेंगे, कुछ आपकी काइंडनेस का फायदा उठाएंगे, कुछ आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट करेंगे, और कुछ लोग बिना किसी वजह के भी आपको डिसलाइक करेंगे। आप इन सबको रोक नहीं सकते, लेकिन आपको रोकने की जरूरत भी नहीं है। आपको बस इतना सीखना है, हर चीज को अपने अंदर जगह मत दो, हर कमेंट को दिल पर मत लो, हर रिजेक्शन को आइडेंटिटी मत बनाओ, हर क्रिटिसिज्म को इंसल्ट मत समझो, हर साइलेंस को रिजेक्शन मत समझो, हर डिसएग्रीमेंट को वॉर मत बनाओ, हर इमोशन को कमांड मत बनने दो, और हर सिचुएशन में खुद से एक सवाल पूछो, क्या मुझे इस पर रिएक्ट करना जरूरी है? कई बार आंसर होगा हाँ, तब कामली बोलिए। कई बार आंसर होगा नहीं, तब ग्रेसफुली मूव ऑन कीजिए। याद रखिए, स्ट्रांग इंसान वह नहीं है जिसे कभी गुस्सा नहीं आता। स्ट्रांग इंसान वह है जिसे गुस्सा आता है लेकिन फिर भी वह सोचकर जवाब देता है। स्ट्रांग इंसान वह नहीं है जिसे कभी हर्ट नहीं होता। स्ट्रांग इंसान वह है जो हर्ट होने के बाद भी खुद को संभाल लेता है। स्ट्रांग इंसान वह नहीं है जिसे रिजेक्शन नहीं मिलती। स्ट्रांग इंसान वह है जो रिजेक्शन के बाद अपनी वैल्यू नहीं भूलता। और स्ट्रांग इंसान वह नहीं है जिसे दुनिया रिस्पेक्ट करती है। स्ट्रांग इंसान वह है जो दुनिया की रिस्पेक्ट मिले या न मिले, खुद की रिस्पेक्ट करना नहीं छोड़ता। इसलिए अगली बार कोई आपको प्रोवोकेट करे, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, पॉज कीजिए, ब्रीथ कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए, चूज कीजिए, और फिर वही कीजिए जो आपके फ्यूचर के लिए सही है। क्योंकि आपकी पावर आपकी आवाज़ में नहीं है, आपकी पावर आपकी रिएक्शन में है। और जब आप अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे कोई भी व्यक्ति आपकी इमोशनल पीस का मालिक नहीं रह जाता। आप शांत होते हैं, आप क्लियर होते हैं, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, और सबसे ज़रूरी, आप अपनी ज़िंदगी खुद चलाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, यही थी रिएक्ट टू नथिंग बाय आर्चर वेल्स की हमारी आज की डिटेल्ड ऑडियो बुक समरी।
अगर इस पूरी किताब से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वह है, हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार आपका सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है अपने ऊपर कंट्रोल बनाए रखना। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही पावरफुल बुक्स की हिंदी समरीज के लिए पीएस बुकिश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद सिर्फ किताबों की कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि किताबों की सीख को आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। मिलते हैं अगली पावरफुल बुक की समरी में। तब तक याद रखिए, रिएक्ट कम करो, ऑन ऑब्जर्व ज़्यादा करो और अपनी पावर वापस लो। दिस इज पीएस बुकिश। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप